हमारे साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद सुप्रिया सुले हैं। पूरे 30 साल हो चुके हैं किल्लारी के भूकंप को, और इस मौके पर जो कृतज्ञता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था उसमें शरद पवार शामिल हुए और सुप्रिया सुले भी। वो जो समय था वो काफी अलग था, जो आज के हम सिस्टम देख रहे हैं उस वक्त नहीं थी, लेकिन फिर भी शरद पवार सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति थे। उस वक्त का मंजर आपको याद आता है, उस वक्त का दृश्य आपको याद आता है? नहीं, मुझे दृश्य तो नहीं कह सकती क्योंकि मैं परदेश में पढ़ाई कर रही थी और शादी भी हो चुकी थी, तो मैं यहाँ नहीं थी। लेकिन जो भी मैं रोज बात करती थी तो मेरे माँ के साथ बात करती थी, क्योंकि पवार साहब ने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ शिफ्ट किया था और 2-3 हफ्ते वो यहीं रहे, मुंबई आए ही नहीं। और तब रोज ना टीवी था, ना कुछ मोबाइल था, ना कुछ टेक्नोलॉजी थी, तो हमें पता भी नहीं था। हम सिर्फ प्रार्थना करते थे और हमारी तरफ से जो भी कोशिश कर रही थी कि सब ठीक हो, अच्छा हो। और जिस तरह से महाराष्ट्र की एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया था, ये सिर्फ पवार साहब का क्रेडिट नहीं है, इंटायर टीम जो महाराष्ट्र की थी उन्हें बहुत अच्छा काम किया था। इसके अलावा कैसे पवार साहब को उस वक्त पता चला, जैसे अपने भाषण में बता रहे थे कि उस वक्त वो गणपति विसर्जन का पूरा जायजा ले रहे थे, उस वक्त वो सोने चले गए? इट्स एन एनालिटिकल थिंग ना। उन्होंने क्या कहा कि मैं गणपति विसर्जन के बाद जब सोने गया तब हमारे घर की कांच, हम मतलब रहते थे मुख्यमंत्री के घर में, हिली। तो पहले सेंस था कि कोयना में कुछ हुआ होगा, तो इन्होंने कोयना को फोन किया कि कोयना में कुछ हुआ क्या, अर्थक्वेक। तो कोयना वालों ने कहा नहीं, हमारे यहाँ नहीं है, बिकॉज दैट इज एन एपी सेंटर। महाराष्ट्र में अगर कभी भी ऐसे अर्थक्वेक होता है तो उसका एपी सेंटर कोयना का सेंटर। माँ ने पहला फोन उठाया? हाँ, तो उसके बाद सीएस का फोन आया था। उन्होंने जब फोन दिया, उन्होंने 2-3 लोगों को बोला कि ये कुछ तो हो रहा है, पता करिए क्या हो रहा है। और जब फोन आया तो एक तरफ से एक स्पेशल लाइन होती थी उस तक, तो फोन मेरी माँ ने जाके उठाया, तो उन्हें बोला नहीं, पवार साहब बोल रहे थे ये ठीक है, वो कोयना का एपी सेंटर नहीं है, वो लातूर में हुआ है। और उसके बाद कोई सोया नहीं 3-4 हफ्ते। इसके अलावा साथ में अभी हम फिलहाल की जो स्थिति देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण को लेकर आवाज बहुत तीव्र हो रही है। एक और मराठा आरक्षण है, दूसरी ओर आज ये भी खबर आ रही है कि ओबीसी में शामिल न करने को लेकर जो ओबीसी समाज है वो तीव्र है, मराठा समाज को शामिल न हो। नहीं, मेरे ख्याल से मुझे अभी भी याद है 10 साल पहले जब हमारी सरकार थी तो देवेंद्र जी बारामती आए थे और तभी उन्होंने भाषण किया था कि पहली कैबिनेट में धनगर समाज को हम आरक्षण देंगे। उसको अभी 9 साल 10 साल होने आए, और मराठा, धनगर, लिंगायत और मुस्लिम, ये चारों समाजों को, जिसमें लगातार पार्लियामेंट में जब भी भाषण की हूँ तो मैंने इस सारे आरक्षणों के बारे में विस्तार से मैंने हमेशा कहा है। आप सारा डेटा चेक कर लीजिए, धनगर, मराठा, लिंगायत और मुस्लिम समाज के आरक्षण की मांग बहुत सालों से है। और जब हम सत्ता में थे और बीजेपी विपक्ष में थी, वो कहते थे हमें एक बार सत्ता दीजिए, आप सरपंच से प्राइम मिनिस्टर तक उनकी सत्ता है। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, कर दे वो, हम उसका स्वागत करेंगे। आज भी एक खबर आ रही है कि जब एक बैठक बुलाई गई थी ओबीसी समाज के आरक्षण को लेकर, उस विवादों को लेकर, कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री अजित पवार और छगन भुजबल में कहीं ना कहीं कहासुनी होगी उसको लेकर, बैठक को लेकर। हाँ, मैंने ये पेपर पे ही पढ़ा है, लेकिन पता नहीं, लेकिन बहुत दिन से उन दोनों के क्या बयान, अंदर क्या हुआ, आई हैव नो आइडिया। वो मीडिया से मैंने सुना, इसलिए आई कांट कमेंट ऑन इट, क्योंकि मैं वहाँ थी नहीं और मीडिया में क्लैरिटी नहीं आई, तो मैं उस पर कुछ टिप्पणी नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अगर इस तरह के विवाद भी अगर होते हैं तो क्या लगता है कि आरक्षण देने के लेकर जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं इससे बाधित होती है? नहीं, बिल्कुल। मराठा, धनगर, लिंगायत और मुस्लिम समाज की आरक्षण की मांग के बारे में ये सरकार बिल्कुल सीरियस नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं जालना में जो घटना हुई है, जिस तरह से लोगों को वहां पीटा गया, और चौंडी में धनगर समाज का जो आरक्षण के लिए बैठे थे वहां कोई नहीं गया। पहले रोहित पवार गए, उसके बाद मैं गई, उसके बाद 15 दिन के बाद जो सत्ता में लोग हैं वो गए। तो दे आर नॉट सीरियस। उनको सिर्फ आइस मतलब इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी, वो आइस करो, घर तोड़ो, पार्टियां तोड़ो, सत्ता में आओ। और 200 उनके एमएलए है, 300 एमपी है, फिर भी वो कुछ कर नहीं पा रहे। इसके अलावा ये कि जब ओबीसी आरक्षण की बात चल रही है तो बीजेपी ने घोषणा की है कि 2 अक्टूबर से जब महात्मा गांधी की जयंती होती है वो ओबीसी जागर यात्रा शुरू करेंगे। यानी कि जो योजनाएं केंद्र सरकार या राज्य सरकार की मार्फत दी जाती है वो लोगों तक पहुंचाएंगे। क्या लगता है इसके तहत कहीं ना कहीं ओबीसी को आने वाले इलेक्शन में साथ लेने की कवायद बीजेपी कर रही है? नहीं, मेरे ख्याल से आपको याद होगा जब धनगर आरक्षण का चर्चा हुई थी पार्लियामेंट में,
तो मैंने धनगर समाज को आरक्षण किस तरह से देना चाहिए इसके बारे में मैंने कहा था पार्लियामेंट में, और भारतीय जनता पक्ष की ही एक सांसद ने कहा था कि धनगर समाज को आरक्षण नहीं देना चाहिए। ये ऑन रिकॉर्ड चीज है। तो महाराष्ट्र में वे कहते हैं कि धनगर समाज को आरक्षण मिलना चाहिए और केंद्र में उनकी भारतीय जनता पक्ष की लाइन कुछ और है। तो भारतीय जनता पक्ष आरक्षण के बारे में कंफ्यूज्ड है, शायद देना नहीं चाहती। शायद हम एक तरफ देख रहे हैं कि रोहित पवार के कारखाने को रात को 2 बजे जो है नोटिस, एक मेल आता है कि कुछ अनियमितताओं के साथ साथ प्रदूषण को लेकर खासकर जो नोटिस आती है, इसको क्या रहते, ये जानबूझकर की हुई कार्रवाई है? नहीं, मेरे ख्याल से जिस तरह से इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, अभी पोल्यूशन, ये तो भारतीय जनता पार्टी का स्टाइल है। जो विरोध में होता है इसके खिलाफ हमेशा कुछ न कुछ होता रहता है। हमको तो आदत होगी इसकी। इसका जवाब दिए जाने की जरूरत है या सब जानबूझकर ये राजनीति की जाए? अभी राजनीति, अभी क्या कहें हम, आप देश में देख रहे हैं, आपका ही डेटा कहता है, किसी ने आरटीआई किया था कि 95% जो केसेस जो है वो ईडी, सीबीआई, आइस की, जो इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, आइस की केसेस है वो जो विपक्ष में है उनकी है। और जब वो भारतीय जनता पक्ष की वॉशिंग मशीन से बाहर पड़ते हैं तो वो आइस पिघला जाता है। तो ऐसा ही कुछ शायद हो सकता है और हम सबको आदत होगी, क्योंकि हम जो सत्य है वे बोलते हैं, सत्यमेव जयते। ये सब करने के बाद हम सत्य बोलना बंद नहीं होगा, क्योंकि किसी ने तो इस देश के सच्चाई के लिए लड़ना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये भी कि 6 अक्टूबर को जो सुनवाई होनी है, अभी भी जो प्रफुल्ल पटेल की ओर से कहा जाता है कि वो भी कह रहे हैं कि उनके पास तो 43 एमएलए हैं। ये उन्होंने डेटा कुछ दिनों पहले ही कहा। ये भी कहा कि 6 एमएलसी उनके साथ है और पूरा संग्रह उनके साथ है, क्योंकि पूरी जो प्रक्रिया अब तक चुनाव की कभी से फॉलो नहीं किया गया। उन्होंने मुंबई अध्यक्ष तक उनका समीर भुजबल उनको चुनाव कर दिया। आप क्या कहेंगे इसमें? मैं कहूंगी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी टूटी नहीं है और पार्टी के देश के अध्यक्ष आदरणीय पवार साहब है और महाराष्ट्र के अध्यक्ष आदरणीय जयंत पाटिल जी है और हर देश का पूरा संगठन आदरणीय पवार साहब ने स्थापन किया था। आज देश में कश्मीर से कन्याकुमारी आप कहीं भी जाओ, अगर एनसीपी कहे तो उसके साथ नाम शरद पवार ही था, आज है और रहेगा। और मुझे सिर्फ एक बात का डर रहता है कि, और चिंता कहिए, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल जी हमेशा एक डेट देते हैं। मुझे हमेशा लगता है कि इनको कैसे पता डेट कि इस तारीख को हम पार्टी ले लेंगे, इस पार्टी को हम सिंबल लेंगे। इसीलिए मेरे मन में और लोगों के मन में संभ्रम होता है कि कोई ऐसा तो हाथ नहीं है जो शायद प्रफुल्ल पटेल जी को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही है जो हम नहीं करते। तो हम तो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे, लेकिन आदरणीय प्रफुल्ल पटेल जी हमेशा एक डेट देते हैं। तो वो डेट बताने वाला कौन है, ये अदृश्य हाथ कौन है जो प्रफुल्ल पटेल जी को ये सारी इन्फॉर्मेशन देता रहता है? इसके अलावा अदृश्य हाथ की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जब वो अपने अपने अध्यक्ष चुनने की जो बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर समीर भुजबल को मुंबई का अध्यक्ष चुन दिया जाता है और खुद अजित पवार इस वक्त कहते हैं कि हमें संगठन को मजबूत करना है, मुंबई में पार्टी मजबूत होने की जरूरत है, कहीं हम अल्पसंख्यक को कहीं भी दरकिनार नहीं करेंगे, बार बार अपने भाषण में इस बात का जिक्र करते हैं, किसी समाज पे हम अन्याय नहीं होने देंगे। जब वो जिक्र करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में डर है कि समाज के अन्याय हो रहा है कहीं ना कहीं उनके जाने के बाद भी। डेटा स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। आप देखेंगे कि होम मिनिस्ट्री का जो परफॉर्मेंस महाराष्ट्र में है वो बहुत चिंताजनक है। आप देख रहे सातारा में जो घटना हुई, जालना में जो घटना हुई, कल मुंबई में एक महिला को घर नहीं मिल रहा है। आज सुबह मैंने निकलते समय देखा एक बेचारे बच्चे को पीटा गया मुंबई में। ऐसी चीजें कैसे हो रही है? कोई तो किसी को तो सपोर्ट कर रहा है, तभी तो ये सब चीजें महाराष्ट्र में हो रही है। और डिसरप्शन पूरा टाइम आप देखें कितनी महिला है जो मिसिंग है महाराष्ट्र में। कंप्लीट फेलियर ऑफ द होम मिनिस्ट्री। सो शायद उनको लग रहा होगा, ये दिख भी रहा है और डेटा स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। मैं तो मेरे मन की कोई बात नहीं कह रही हूँ, काल्पनिक तो नहीं है, या आपके चैनलों में वही तो सब न्यूज आती है। तो आप देख रहे हैं कंप्लीट फेलियर। पूना में देखिए कोयता गैंग, ये हमारे, मुझे पता भी नहीं है कौन है कोयता गैंग, आती है सबको गाड़ी फोड़ देती है, पता नहीं क्या क्या करती रहती है। इट्स अ कंप्लीट फेलियर ऑफ द होम मिनिस्ट्री। क्या आप भी अब संगठन में चुनाव करेंगे, क्योंकि आपको मुंबई अध्यक्ष चुनना होगा? बाकी ऑलरेडी हो चुके हैं संगठन। हमारे संगठन का काम आदरणीय जयंत पाटिल जी 5 साल से अच्छी तरह से करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसके अलावा 6 अक्टूबर को आपको जवाब देना होगा, तैयारी पूरी हो गई क्योंकि सुनवाई चालू? नहीं, जब हम सच्चाई ही बताने वाले, उसमें कौन सी तैयारी, हमको सिर्फ सच बोलना है। इसके अलावा 2 चीज और राष्ट्रीय स्तर की, मणिपुर में अभी भी टेंशन बरकरार है, क्या कहेंगे? मैंने जब पार्लियामेंट में कहा था, मैंने कहा था कि आप इस सीएम का इस्तीफा ले लीजिए। आपने देखा 2 दिन पहले क्या हुआ। इट्स अ कंप्लीट फेलियर।
हम सब कब से कह रहे थे कि मणिपुर में दिक्कत है, कोई तो ध्यान दे, लेकिन ये आइस, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, घर तोड़ो, सरकारें तोड़ो, इसमें इतनी व्यस्त रहती है कि इस भारतीय जनता पक्ष को वक्त ही नहीं होता कि प्रशासन में ध्यान दे। आपने कहा कि ब्लैंक चेक है जो महिला आरक्षण की जो विधेयक पास हुआ। ऑफ कोर्स इट इज, उसको तारीख ही नहीं है, चेक तो दे दिया लेकिन उस पर तारीख ही नहीं डाली। आपने बिल पढ़ा हो तो उसमें दो चीजें हैं, उस पर डीलिमिटेशन और पूरा इस देश में जो सर्वे करना है वो भी करना है, तो आप देखेंगे वो इतने जल्दी तो होने नहीं वाला। इट्स ऑब्वियस। लगता है जिस तरीके का माहौल है, चुनाव बहुत नजदीक है ऐसा लग रहा है। चुनाव हमारे तो है ही, अप्रैल में तो लोकसभा है ही, तो होना ही है चुनाव। तैयारी जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं कि ये आज की जो सभा है किलारी की, कहीं ना कहीं उसका असर जो आने वाले समय में पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह पवार साहब ने काम किया है यहाँ के लोगों को। नहीं, खिलाड़ी की जो सभा, ये हमारे लिए एक इमोशनल बात है, इसमें राजनीति मैं तो कभी नहीं लाऊंगी और कभी ला भी नहीं सकती, गलत होगा। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। कैमरामैन अरुण के साथ समीर भी से, इंडिया टीवी, लातूर।